हेलो दोस्तों, मेरे प्रोग्राम कर्नल पंच पर आपका स्वागत है। मैं कर्नल दिलीप थोराट, रिटायर्ड। मैं पाकिस्तान को अच्छी तरह जानता हूं। पाकिस्तान के साथ 1971 युद्ध लड़ा। पाकिस्तान के जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद और प्रॉक्सी वॉर जो चल रहा है उसके खिलाफ मैं 2 दशक से लड़ रहा हूं। मैं उनकी हर नस नस जानता हूं। आज मैं बांग्लादेश की आज़ादी और बंगाली पीपल के संग्राम और युद्ध के बारे में आपको बताऊंगा। आप जानते हैं कि 1970 पाकिस्तान में के इलेक्शन में शेख मुजीबुर रहमान और अवामी लीग जीत कर आई, लेकिन प्रेसिडेंट याह्या खान भूटो पाकिस्तानी पंजाबी लॉबी और मिलिट्री जनता वो नहीं चाहते थे कि कोई भी ईस्ट पाकिस्तान का आदमी कभी भी प्राइम मिनिस्टर बने। तो उन्होंने शेख मुजीबुर रहमान को गवर्नमेंट बनाने के लिए बुलाया नहीं। देश की बंगाली जनता गुस्से में आ गई। शेख मुजीबुर रहमान 7 मार्च को ढाका में एक विशाल रैली जिसमें लाखों लोग थे, उसने अपना सपना बताया, सोनार बांग्ला का सपना। उन्होंने बोला कि हमें संघर्ष करना पड़ेगा, हर घर घर में संघर्ष का दिया जलाना पड़ेगा। प्रेसिडेंट याह्या खान डर गया। उसने लेफ्टिनेंट जनरल टीका खान, जो एक किलर है बलूचिस्तान में, उसको तुरंत भेज दिया। वो ईस्ट पाकिस्तान की जमीन पर उतरते ही उसने अपना हंगामा शुरू कर दिया। सबसे पहले शेख मुजीबुर रहमान को उसने अरेस्ट कर लिया और उसे रावलपिंडी भेज दिया। बंगाली जनता का भी पाला पड़ रहा था। उतने में उसने भयानक ऑपरेशन सर्चलाइट लॉन्च कर दिया। ढाका के रोडों पर पाकिस्तानी टैंक घूमने लगे, लोगों को रोकने लगे, फायरिंग करने लगे। इतने में पाकिस्तान के 3 आर्मी बटालियन, 2 पंजाबी और 1 बलूची, पूरे ढाका शहर को कॉर्डन कर दिया। और सबसे पहले उनकी नजर पड़ी ढाका यूनिवर्सिटी और पुलिस स्टेशन। उसके बाद हर गांव, हर जगह में इनके आदमी पहुंचने लगे। प्रेसिडेंट याह्या खान ने उनको पहले ही बताया था कि मुझे 3 लाख हिंदू और फ्रीडम फाइटर्स अवामी लीग के उनकी कत्ल करना चाहिए, और तभी ये बंगाली लोग अपने हाथों से खाना खाएंगे, जो भी आप बोलोगे वो करोगे। तो इसलिए उसने तो ऐलान जंग कर दिया था। किसके साथ? बंगाली लोगों के साथ। ये तो उसकी बहुत बड़ी गलती हुई। दूसरी गलती जो टीका खान ने की, ढाका यूनिवर्सिटी में डॉक्टर्स, प्रोफेसर, टीचर्स का कत्ल कर दिया। उन्होंने ढाका यूनिवर्सिटी के लेडीज हॉस्टल को भी अटैक कर दिया। 1000 लोग यहाँ कत्ल हो गए। यहाँ की लड़कियों को वो कैंटोनमेंट में
लेके गए। ये सबसे बुरी बात नंबर 2 टिका खान ने की। अभी बंगालियों तो चुप नहीं बैठने वाले। उनका हर गांव में, हर जिले में, हर सूबे में संघर्ष कमेटी फॉर्म हो गई। जो बंगाल राइफल में, पुलिस में जो जवान थे वो रिजाइन कर खिलाफ हो गए। एक तो कोबिला में 800 जवानों और अफसरों को मिलकर बंगाल आर्मी के ये पाकिस्तानी पंजाबी रेजिमेंट ने इकट्ठा कर उनका खून कर दिया। तो ये जो कथा है, जो इन्होंने खून की गंगा बहा दी सभी जगह, ये अभी पूरी दुनिया को पता चल गई। इनका जो क्रोध था वो दिखाई देने लगा। 30 लाख हिंदू और अवामी लोग भारत में रेफ्यूजी बनकर आने लगे और इसकी संख्या बढ़ती ही गई। 1-2 महीने में ये 3 करोड़ तक पहुंचे। 30 से 40 लाख लोगों की कत्ल हो गई। घर घरों में से बहनों को उठाया गया, उनके खिलाफ जबरदस्ती कर दी। तो पूरे जग में इसका हंगामा हो गया। मीडिया भी इसमें उछलने लगी। टिका खान को वापस बुलाया गया और उसके जगह आया लेफ्टिनेंट जनरल न्यासी। वो भी उतना ही बदमाश था। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने बंगालियों के 8 करोड़ लोगों की आवाज सुनी। उसने कहा मुझे जंग पर तो जाना ही पड़ेगा और ये रेफ्यूजी का जो प्रॉब्लम है उसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। उसने जनरल मैनेक्शॉ को बोला, जनरल मैनेक्शॉ आप अंदर घुसिए और कुछ करिए। मैनेक्शॉ ने उन्हें बताया कि थोड़ा देर रुकिए, पासेस अभी खुले हैं, चाइना का एक खतरा है और पासेस से जो पानी आ रहा है हिमालय से वो बहुत जोर से आ रहा है। पूरा ईस्ट पाकिस्तान पानियों में लपलप होगा, तो हमें थोड़ा टाइम चाहिए। इसी टाइम में उसने जो मुक्ति बाहिनी, ईस्ट बंगाल के जो आर्मी, पुलिस और जो भी युद्ध जो लड़ना चाहते थे, जो हिंदुस्तान में आए थे, उनकी मुक्ति बाहिनी फौज भी ट्रेन कर दी गुरिल्ला वॉरफेयर के लिए, लुक छुप की लड़ाई के लिए। और ये बहुत इंडियन आर्मी के सपोर्ट में लड़े। जब पाकिस्तान को ये लगा कि बांग्लादेश अभी तो अपने हाथ से चला जा रहा है, तो उन्होंने वेस्टर्न फ्रंट ओपन कर दिया। हिंदुस्तान के 11 एयरफील्ड्स पर उन्होंने अटैक किया। इंदिरा गांधी चुप नहीं बैठने वाली थी। उसने उसी रात में बता दिया, जनरल मैनेक्शॉ और इंडियन आर्मी को कूच कर दिया। आज मैं ईस्ट पाकिस्तान की लड़ाई के बारे में बताऊंगा, हर दिन की बात करूंगा, रोमांचक विक्ट्रीज की बात करूंगा, जीत की बात करूंगा। और ढाका, अगर पाकिस्तान का ढाका हरा तो पाकिस्तान टूटा। ये आज का मेरा सब्जेक्ट है। पाकिस्तान ने ढाका हारा तो पाकिस्तान टूटा। तो देखें आगे पाकिस्तान कैसे लड़ता है और हिंदुस्तानी आर्मी और मुक्ति बाहिनी मिलकर क्या कमाल करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये स्केच बताऊंगा, इसको इंट्रोड्यूस करूंगा। बीच में है ढाका, राइट।
आपको पद्मा रिवर दिखाई दे रही है, ब्रह्मपुत्र रिवर नदी दिखाई दे रही है, और ये मेघना नदी। तो ये तीन नदी जो है बहुत बड़े हैं। ये ईस्ट पाकिस्तान को ठीक तरह से डिवाइड कर देते हैं। इनके कुछ शहर ढाका, खुलना, जसोर, बगुरा, बोगरा, हिली, जामलपुर, मेमन सिंह, सिलट, ब्रह्मबाड़ी, चिटागांव और इधर कोमिला है। अगर आपको ये ठीक लगा तो आगे देखिए, यह है छोटा मैप। बांग्लादेश हरे में दिखाई दे रहा है, और इसको सराउंड किया हुआ है हिंदुस्तान ने तीन तरफ से। वेस्ट बंगाल, थोड़ा सा बिहार नजदीक आ जाता है, उसके बाद सिक्किम है, और हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट और भूटान है, और नीचे की तरफ बे ऑफ बंगाल है। तो वेरी क्लियर है कि ये जो ईस्ट पाकिस्तान है 800 बाय 600 गज, 600 माइल उसकी साइज है, और इसका जो हिंदुस्तान के साथ बाउंड्री है वो लगभग 1400 किलोमीटर है, और जो बर्मा या म्यांमार के साथ बाउंड्री है यहाँ चिटागोंग के नीचे, वो सिर्फ 200 माइल है। तो आप देख सकते हैं कि चारों तरफ से भारत ने घेर रखा है। क्या आप समझते हैं कि ईस्ट पाकिस्तान को जिताना आसान है? ईस्ट पाकिस्तान से जीतना आसान है? नहीं, बहुत कठिन था। ये जो नदियां हैं, तीन नदियां, पूरा पानी वाटर बॉक डाउन, और कम से कम 50 से 70 डिस्ट्रीब्यूटरीज और कैनाल्स क्रिस क्रॉस, और ये पानी पूरा कंट्रोल्ड है, फ्लड कर सकते हैं। तो ये बहुत डिफिकल्ट था और बहुत कष्ट लेना पड़ा, बहुत जिंदगी गई। तो देखें सोनार बंगला का सोनार इतिहास। सबसे पहले मैं आपसे फोर्स लेवल की बात करूंगा। हमारे पास लड़ाई के लिए 3 कोर थे और एक कम्युनिकेशन ड्रोन, राइट? यानी कि लगभग 3,50,000 की फौज थी, जिसमें मुक्ति बाहिनी के 70,000 लोग भी शामिल थे। पाकिस्तान के पास 3 डिवीजन और 1 या 2 एडॉक डिवीजन थे, तो उनके पास संख्या 1.5 लाख की थी, और 50,000 मिलिशिया थी। तो हमारे पास जो संख्या थी थोड़ी ज़्यादा थी, उनके हमारे 3-4 डिवीजन के कोर के खिलाफ उनके भी उतने ही डिवीजन थे। तो एक कोर के अंदर 3 डिवीजन होते हैं। तो हमारा जो कॉम्बैट रेशियो था वो 3:1 था। हम 3 गुना उनसे स्ट्रांग थे। लेकिन ये लड़ाई है, पाकिस्तानी डिफेंसेस में है, फील्ड फोर्टिफिकेशंस में है, और नदियां हैं बीच में, तो उनको उसका बहुत फायदा होता है। फोर्स लेवल मैंने बता दी। अब हम लड़ाई जंग के मैदान में हर पल का मजा लेंगे। ओके, हिंदुस्तान का वेस्टर्न फ्रंट, 2 कोर के जनरल थे लेफ्टिनेंट जनरल टीपी रायना। टीपी रायना जी हमारे 1962 के चुसूल के हीरो थे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के वेटरन थे, बहुत स्ट्रांग थे। उनके पास सबसे बड़ी फोर्स थी 4 डेव और 9 डेव, और उनके पास 2 इंजीनियर बटालियंस थे, 2 आर्मर रेजिमेंट्स थे। तो बहुत स्ट्रांगेस्ट फोर्स थी। और वो एक्सेस जाने वाले हैं
जसूर, मगुरा और उसके बाद पद्मा फेरी। आप देख रहे हैं ढाका के नजदीक अगर लॉन्चमेंट मिलेगा तो वो चले जाएंगे। 7 दिसंबर को जब ये इनका प्लान, इनके फोर्सेस रायना जी के, जनरल रायना के आगे बढ़ने लगे, 7 दिसंबर को पाकिस्तान की 9 इन्फेंट्री, उनके कमांडर थे मेजर जनरल अंसारी। पता नहीं मेजर जनरल अंसारी को क्या हो गया, जैसे हमारे फौज जसोर की तरफ आने लग गई तो वो डर गए। उन्होंने उनकी जो ब्रिगेड थी और उनका हेडक्वार्टर था खुलना की तरफ रवाना कर दिया। खुलना उनका एक गढ़ था, एक फोर्ट्रेस था। न्याजी कहते थे मैं फोर्ट्रेस से लड़ाई लड़ाऊंगा, और उन्होंने 9-10 ऐसे फोर्ट्रेस बनाए थे और वो कहते थे पूरे हथेली है मेरी ये फोर्ट्रेस ऊपर वाली, और 5 फिंगर्स में बीओपीज, कंपनी लोकेलिटीज, डिफेंस लोकेलिटीज वगैरह होंगे, और वो गांव, शहर, कम्युनिकेशन जोन, टाउन, सिटीज के ऊपर डिपेंड थे, और फाइनल लड़ाई वो ढाका में लड़ने चाहते थे। तो हमारा जो 2 कोर का मूवमेंट था बहुत तेज हुआ, एक्सलेंट। जसोर से उनकी हालत बिगड़ी और वो भागे खुलना। उन्होंने एक्चुअली जाना था डेप्थ में पद्मा लोकेशन के ऊपर, पद्मा रिवर के ऊपर या गंगा रिवर पर, वो गए नहीं। यहां जनरल रायना ने एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी छोड़ी। वो सीधा जा सकते थे, कोई ट्रुप्स नहीं थी, लेकिन वो भी खुलना की तरफ मुड़ गए और वहां डॉगेट बैटल हुई, बहुत कैजुअल्टीज हुए, टाइम वेस्ट हुआ, लेकिन संभल गए और वो सीधे उसके बाद फेरी की तरफ पहुंच गए, फरीदकोट फेरी, और वो टाइम हो गया 16 दिसंबर। जनरल रायना ने क्या कोर ने बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने खुलना 9 दिन को खुलना में भेजा, जो बाकी थे उनको बर्बाद कर दिया। तो लड़ाई के लिए जो पाकिस्तानी के पास 3 डिवीजन थी उसमें से 9 डिवीजन बाहर निकल गई, वो कोई मदद नहीं करेगी ढाका के बैटल में। अब आए हमारे 33 कोर। 33 कोर के एक्सेस आप देखते हैं, दिनाजपुर, हिली, दोनों तरफ से। इनके पास 2 डिवीजन थी, एक डिवीजन थोड़ी कम उसकी स्ट्रेंथ थी, लेकिन बाकी फौज जबरदस्त। यहां पाकिस्तान के जो हिली में और बोगरा में जो डिफेंसेस थे, उनके जनरल 16 डिवीजन थी, उनके जनरल थे नाजिर शाह, और जो ब्रिगेड कमांडर यहाँ थे हिली में, उसके बाद वो बोगरा चले गए, वो थे 205 ब्रिगेड कमांडर ब्रिगेडियर ताज मलिक। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये जो एरिया था उन्होंने बहुत स्ट्रांगली होल्ड किया था, और इसके पीछे रीजन भी है। आप जानते हैं कि आगे सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, और सिलीगुड़ी कॉरिडोर सिर्फ 25 किलोमीटर का है, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट से हमें जोड़ता है, और ऊपर से चाइना भी आने वाला है। तो हमने सोचा कि इस एरिया हिली बोगरा एरिया को हमने रोकना है, और बहुत फ्रंटल अटैक्स हुए, लड़ाई हुई। आखिर में हिली कैप्चर हुआ और बोगरा कैप्चर हुआ। उन्होंने 10-12 तारीख में पीछे से जाकर हिली कैप्चर करने की में मदद की, बहुत बड़ा हाथ दिया। और जीओसी जो जनरल साहब थे 16 डिव के, उन्होंने इनके सामने, इस पलटन के सामने जाकर शरण गति प्राप्त। इस पलटन को इस एरिया का बैटल हॉल में मिला है। 26 मराठा जो हैदराबादी जिसको जानते हैं हम लोग। तो यहां से जनरल थापर ने अच्छा काम किया, पूरा पाकिस्तान का 16 इन्फेंट्री डिवीजन को तोड़ दिया, लगातार अटैक कर। और ये डिवीजन जो दूसरा पाकिस्तानी डिवीजन था, वो भी अभी हाथ से फिसल गया।
नंबर 3 सेक्टर था 110 काउंट, ये 100 किलोमीटर का सेक्टर था। कमालपुर यहाँ है और मेहमान सिंह, यहाँ एक एक ब्रिगेड इनकी लगी हुई थी। तो दिस वॉज हमारे लिए एक छोटा एरिया था, फोर्स लेवल हमारी बहुत तगड़ी थी। हमारा जो 95 ब्रिगेड कमांडर था ब्रिगेडियर क्लेयर, उन्होंने इमीडिएटली कमालपुर पहले ही 3 दिसंबर को गिर गया, वो पीछे हट गए और जमालपुर में चले गए। और जमालपुर में जो सीओ था उसका नाम था मलन सुल्तान। राइट, तो कर्नल सुल्तान भी बहुत तगड़ा था। हमारी जो फर्स्ट मराठा थी वो कट कर 9 दिसंबर के फर्स्ट लाइट तक, सुबह तक इन्होंने यहाँ एक रोड ब्लॉक एस्टैब्लिश कर लिया। ओके, यानी कि रोड जो जमालपुर टांगल में जा रही है उसके वेस्ट और ईस्ट में और जमालपुर के साउथ में रोड ब्लॉक। 10-11 दिसंबर को 9-10 और 10-11 दिसंबर बहुत जबरदस्त इन्होंने पेट्रोलिंग की और दुश्मन को हिला दिया। ये थी फर्स्ट मराठा जंगी पलटन। राइट, तो जंगी पलटन क्रॉस कंट्री से आई थी। राइट, और वो मैनपैक बेसिस पे थी, यानी कि जो विंगेट फोर्स जैसे जाती थी वैसे वो कट कर यहाँ पहुंची। एक बार ये जमालपुर को पूरी तरह से घेरा गया तो ब्रिगेडियर क्लेयर ने एक चिट्ठी भेजी कि कर्नल सुल्तान आप सरेंडर करो नहीं तो हम अटैक करेंगे। सुल्तान बोला मैं नहीं सरेंडर करूंगा, मैं लड़ूंगा आखिरी तक। और उसने एक सिल्वर बुलेट भेज दी कि मैं लड़ूंगा। तो हमारा जंगी पलटन फर्स्ट मराठा और आगे से 95 ब्रिगेड हमले के लिए तैयार हुआ। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि रात 10-11 रात ये जो कर्नल सुल्तान और उसके बटालियन थी वो वहां से 31 बलूच वो वहां से धावा कर रोड ब्लॉक तोड़ने के लिए जंगी पलटन में आया। घमासान युद्ध हुआ, इतना घमासान कि चारों तरफ जब सुबह हुई तो बॉडीज पड़े हुए थे। 240 बलूच सिपाही और फ्रंटियर फोर्स के मारे गए, 40 वुंडेड थे। और यहाँ फर्स्ट मराठा के एक्शन में जो एक जबरदस्त एक्शन थी, इनके सीओ थे लेफ्टिनेंट कर्नल के.एस. ब्रार और टूआईसी थे मेजर सतीश नंबिया। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि क्लेयर और ये 2 यंग कमांडर्स जो सीओज और ये थे, उन्होंने बेहतरीन काम। आगे देखकर आप देखेंगे कि लेफ्टिनेंट कर्नल ब्रार और मेजर सतीश नंबिया ये हमारे कॉम्बैट फोर्सेस के बहुत बड़े कमांडर है। मैकेनाइज्ड आर्मर्ड फोर्सेस की स्ट्रैटेजी इन्होंने बनाई। तो ऐसा होता है लीडरशिप। उन्होंने पाकिस्तान के इस सेक्टर में जो 95 ब्रिगेड था उनको हिला दिया। अगली टांगल में जो ऑपरेशन होगी मैं उसके बारे में उसके बाद बताऊंगा।
अब मैं आ रहा हूं हमारे ईस्ट से जो स्ट्राइक जाएगा, इसके ये है 4 कोर, बहुत जबरदस्त कोर। इसके डिविजन्स भी बहुत जबरदस्त है, पूरे माउंटेन डिवीजन है, उनके कमांडर्स भी बहुत जबरदस्त। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर यंग कमांडर्स एंड ओल्ड इकट्ठा हो जाए तो क्या होगा, आप देखोगे। हेलो दोस्तों, आपने अब तक इंडियन आर्मी ईस्टर्न कमांड के 2 कोर, 33 कोर और 101 कॉम जोन का कामयाब प्रहार देखा। यहां पाकिस्तान ने ढाका हारा तो पाकिस्तान टूटा, उसका भाग 1 समाप्त होता है। इसके आगे भाग 2 में आप देखेंगे लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह का 4 कोर का प्रहार। क्या जनरल सगत सिंह पाकिस्तान के जनरल नाजी का चक्रव्यूह जो उन्होंने ढाका में बसा हुआ है तोड़ेंगे? आगे चलकर देखेंगे। यहां एक मेरे तरफ से आपको सूचना, अगर आपको कर्नल्स पंच पसंद आया है तो जरूर उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।